पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि होंगडू चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोग जूलियन वेल्स की दुकानों का उद्घाटन रोकने पहुंचे थे। लेकिन तभी किंग खुद वहां आ गईं और उन्होंने सबके सामने ऐलान कर दिया कि जूलियन वेल्स उनका शपथ लिया हुआ भाई है। यह सुनते ही सभी के होश उड़ गए। अब इन्हें अभी के अभी छू लो। क्या कहा उसने? महारानी खुद यहां? लेकिन वो इस जगह पर क्यों आएंगी? चेयरमैन, आपने तो कहा था कि उन दुकानों का राजा से कोई लेना देना नहीं है। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? हम महारानी को अपना सादर प्रणाम करते हैं। उठ जाइए। आज मैं यहाँ एक पुराना हिसाब चुकता करने आई हूँ। पिछले महीने जब मुझे पैसों की तंगी थी तब मैंने होंगड़ू चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कर्ज मांगा था। लेकिन तुम लोगों ने बहुत देर लगाई और किसी तरह सिर्फ 1 मिलियन का इंतजाम किया। आज मैं वो पूरा कर्ज मूलधन और ब्याज सहित ले लो तो ले लो। क्या बात है? क्या तुम ले लो तो ले लो? क्या बात है? क्या तुम मुझे नीचा समझते हो? महारानी की उदारता की कोई सीमा नहीं है। कर्ज पूरी तरह चुक गया। अब अगली बात करते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें तुमने मेरे शपथ भाई की दुकानों को तोड़ने के लिए भेजा था। महारानी, दुकानों को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा। हम अपनी गलती पहले ही स्वीकार कर चुके हैं। या तो 10 बिलियन का मुआवजा दो या फिर तुम्हारे पूरे परिवार की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। तुम्हारे पास पूरी रकम जुटाने के लिए 3 दिन है। मैं अपने लोगों को हर पल तुम पर नजर रखने के लिए छोड़ रही हूं, जैसी आपकी आज्ञा। हम पूरे 10 बिलियन ठीक 3 दिनों के भीतर पहुंचा देंगे। रिबन कटिंग की सारी व्यवस्था बहन खुद संभाल रही है। वहां जाकर मैं उसके काम में दखल नहीं दूंगा। जहां तक हुआ काउंटी की इस जमीन का सवाल है, मैं यहां ना जाने कितनी बार घूम चुका हूं, फिर भी लूना शेन का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। इस जीवन में उसकी उम्र अब तक 70 के पार पहुंच चुकी होगी। शायद उसने बहुत पहले शादी कर ली हो और हुआ काउंटी छोड़कर कहीं और बस गई हो, या शायद आज वह किसी की दादी बन चुकी हो। और मैं एक रीपर होकर भी कितनी मूर्खता से उसका इंतजार कर रहा हूं, जैसे उसकी तलाश में मैं खुद को ही खो चुका हूं। खैर, ग्रेट घोस्ट किंग बनने से पहले अभी मेरे पास थोड़ा समय बाकी है। जहां तक उसे कभी ढूंढ पाने की बात है, अब वह सिर्फ किस्मत के भरोसे ही छोड़नी होगी। मार्कस फू, मैं पहले कभी इस जगह पर नहीं आया था। लगता है हाँ, काउंटी में अब भी कुछ ऐसे कोने हैं जहां मेरा कदम नहीं पहुंचा। मशहूर बेबाक विशेषज्ञ मार्कस फू, आज उसकी बारी है कि मैं उसकी आत्मा ले जाऊं। उसके कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक टिप्पणी लिखी हुई थी। अफसोस, हमारी मुलाकात ऐसे होगी। शुभ यात्रा, एक्सपर्ट वोंग। जैसे ही वह मुझे देखता है डर के मारे कांप उठता है। मैं बिना एक शब्द बोले सीधे अपना हाथ उसके भीतर डालता हूं और उसकी आत्मा बाहर खींच लेता हूं। दोस्त, ऐसा मजाक मत करो। मैं तो बिल्कुल जिंदा हूं। मुझे भला अंडरवर्ल्ड जाने की क्या जरूरत है? मैं कोई जवाब नहीं देता, बस एक ही वार करता हूं। तुमने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? इंटरनेट पर जो घटिया और अनैतिक टिप्पणियां तुमने लिखी है, उनमें से हर एक इतनी घृणित है कि तुम्हें टंग ग्रिपिंग हेल में कई दशकों की सजा दिलाने के लिए काफी है। अभी जो वार मैंने किए वे तो बस हल्की सजा थे। इन्हें उन तमाम लोगों की ओर से लिया गया अग्रिम भुगतान समझो जिनके दिलों को तुमने अपनी जहरीली बातों से इस जीवित संसार में घायल किया है। उसी क्षण एक जोरदार घंटी की आवाज चारों ओर गूंज उठती है। घंटी की आवाज। मार्कस फू, तुम इस इलाके में काफी समय से रह रहे हो। क्या उस पहाड़ पर कोई रहता है? सर, इस घंटी की आवाज हुआ काउंटी के स्थानीय अजूबों में से एक मानी जाती है। यहाँ का हर इंसान जानता है कि उस पहाड़ पर कोई नहीं रहता। कहा जाता है कि यह सिर्फ पत्थर की एक गुफा से होकर गुजरती हवा की आवाज है। लेकिन उस घंटी की ध्वनि में मुझे अगरबत्ती की शक्ति की एक बेहद हल्की मगर साफ झलक महसूस हो रही है। यह कोई साधारण पहाड़ी हवा नहीं है। हुआ काउंटी का ऐसा कोई कोना नहीं बचा जहां मैं न गया हूं, सिवाय इस एक पहाड़ के। क्या लूनाशेन यहीं कहीं छिपी हुई है? मास्टर फेंग, बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ में उसकी मृत्यु के समय की आयु 218 वर्ष दर्ज है। यानी सचमुच कोई इंसान इतनी असाधारण उम्र तक जीवित रहा है। आधे जीवन तक संचित अपार पुण्य से चमकती सुनहरी आभा। यह निश्चित ही नश्वर संसार का कोई जीवित कल्टीवेटर है। जिसके पास इतने विशाल पुण्य हो, उसकी मृत्यु से पहले यह सुनहरी रोशनी चारों दिशाओं में फैलना तय है। दूसरे न्यायालयों के रीपर्स भी इसे महसूस करके यहां जरूर आएंगे। बेहतर होगा कि मैं पहले ही इस जगह का जायजा ले लूं। तो आखिरकार यही वह जगह है। कल सुनाई दी घंटी की आवाज और आज दिखाई दी ये सुनहरी पुण्य ज्योति, दोनों का स्रोत यही स्थान है। यह सुनहरी रोशनी इसी पहाड़ के भीतर से निकल रही है। आज जिसकी आत्मा लेने मुझे आना है वह इसी पहाड़ के अंदर कहीं मौजूद है। मैं काफी जल्दी पहुंच गया हूं। जब तक समय है अंदर जाकर पहले थोड़ा निरीक्षण कर लेता हूं। यह तो जीवित संसार का एक साधारण सा पहाड़ दिखाई देता है, लेकिन इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा किसी तरह होंगड़ू सिटी की आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ी हुई है। यह जगह बिल्कुल साधारण नहीं है। मैं आगे बढ़ता हूं, लेकिन अचानक कोई चीज मेरा रास्ता रोक देती है। एक बैरियर फॉर्मेशन। मैं एक रीपर हूं। दीवारों के आर पार निकल जाना मेरे लिए बिल्कुल सामान्य बात है, लेकिन यहां
किसी चीज ने मुझे पूरी तरह रोक दिया। अंदर मौजूद किसी व्यक्ति ने मेरी मौजूदगी महसूस कर ली है और उसने जानबूझकर मुझे अंदर आने की अनुमति दी है। तो इस पूरे पहाड़ में गूंजने वाली घंटी की आवाज यहीं से आ रही थी। मास्टर, आप खुद कह चुके हैं कि आज आपकी अंतिम सीमा आ पहुंची है। अब और रोकने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप वे आखिरी स्पिरिट स्टोन्स मुझे नहीं देंगे तो क्या उन्हें अपने साथ अंडरवर्ल्ड ले जाने का इरादा है? मैं दरवाजा खोलता हूं। वह वही है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। 78 साल की तड़प, मैंने तो मान लिया था कि अब कभी उसे नहीं ढूंढ पाऊंगा, लेकिन आज वह मेरी आंखों के ठीक सामने खड़ी है। आह, साथी कल्टीवेटर, क्या हम दोनों पहले कहीं मिल चुके हैं? उसे भी यह अपनापन महसूस हो रहा है, लेकिन उसे याद नहीं कि मैं कौन हूं। अब मैं उससे क्या कह सकता हूं? लूना, अपने व्यवहार का ध्यान रखो। ये वही रीपर है जिसे आत्मा लेने का दायित्व सौंपा गया है। ये यहां सिर्फ अपना कर्तव्य निभाने आया है। हाँ हाँ, बिल्कुल, केवल अपने कर्तव्य के कारण मेरे अचानक इस तरह आ जाने के लिए क्षमा कीजिए। आशा है आप इसे बुरा नहीं मानेंगे। मैं समय से पहले इसलिए आया क्योंकि मुझे चिंता थी कि दूसरे न्यायालयों के रीपर्स आपके पुण्य पर नजर डाल सकते हैं। इसलिए मैं पहले ही यहां आकर पहरा देने लगा। समझ गया, यह बिल्कुल उचित है। आपकी इस चिंता के लिए धन्यवाद। लूना, मैंने तुम्हारे लिए अंदर कुछ चीजें रखी हैं, जाकर देखो। मुझे इस रीपर से अकेले में कुछ बात करनी है। ये लड़की, इसने पूरी जिंदगी एक मासूम बच्चे जैसा दिल संभाल कर रखा है। उम्मीद है इसने आपके सामने कोई असभ्यता नहीं की होगी। आप अंडरवर्ल्ड में अभी नए नए आए हैं, है ना? उम्मीद है मैंने भी अपने व्यवहार से आपको निराश नहीं किया होगा। मुझे अंडरवर्ल्ड में आए अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है। अपने शरीर के भीतर की घोस्ट एनर्जी को अपनी हथेली में प्रवाहित कीजिए, फिर आप इसे उठा पाएंगे। मैंने ठीक वैसा ही किया। जीवित संसार की यह स्पिरिट टी अगर कोई घोस्ट से ग्रहण करे तो इससे भी उसकी साधना बढ़ सकती है। तो फिर यहां आना बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं गया। मैंने पूरे 218 वर्ष का जीवन जिया है। यह जीवन बेकार नहीं बीता। बस एक ही चीज है जिसे मैं छोड़ नहीं पा रहा, लूना। तो सचमुच यह सब लूना शेन के लिए ही है। वह एक अनाथ थी जिसे मैंने अपने हाथों से अपनाया था। आज वह जितनी भी कल्टीवेशन टेक्निक्स जानती है उनमें से हर एक मैंने ही उसे सिखाई है। मैंने हमेशा उसे अपनी सगी बेटी की तरह माना है। इस लड़की का दिल बहुत साफ और मासूम है। जब मैं अंडरवर्ल्ड चला जाऊंगा और उसे इस पहाड़ पर अकेला छोड़ दूंगा, तब मेरा मन बिल्कुल भी निश्चिंत नहीं हो पाएगा। तो आपका मतलब ये है? अभी कुछ देर पहले से मैं आपको ध्यान से देख रहा था। जिस तरह से आप लून को देख रहे थे वह बिल्कुल अलग था। आप ऐसे नहीं लग रहे थे जैसे पहली बार उससे मिल रहे हो। आपकी नजर सचमुच बहुत तेज है। अब मैं आपसे ये बात नहीं छिपाऊंगा। पिछले जन्म में लूना शेन मेरी बचपन की प्रेमिका थी। आज से 78 साल पहले वह बहुत कम उम्र में ही इस दुनिया से चली गई। उसके बाद मैंने अपनी पूरी जिंदगी अकेले बिताई और दोबारा कभी विवाह नहीं किया। समझ गया, अब सब स्पष्ट हो गया। कोई हैरानी नहीं कि तुम्हें देखते ही उसे इतना गहरा अपनापन महसूस हुआ। तो सचमुच यह रिश्ता पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। मुझसे एक विनती है, अगर आप अनुमति दें तो कृपया कहिए, जब मैं अंडरवर्ल्ड चला जाऊं तो समय मिलने पर इस पहाड़ पर अक्सर आया कीजिए। उसे उसके पिछले जन्म की याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है और न ही उसे यह बताने की कि आप वास्तव में कौन हैं। बस उसके साथ थोड़ा समय बिताते रहिए और उसे कभी यह महसूस मत होने दीजिए कि वह बिल्कुल अकेली है। 78 वर्षों की दूरी, जीवित और मृत दोनों दुनियाओं को पार कर चुके एक पूरे जीवन के बाद आज उसके अपने गुरु ने उसकी जिम्मेदारी सीधे मेरे हाथों में सौंप दी है। मैं वचन देता हूं, मैं जूलियन वेल्स इस महान और अनमोल जिम्मेदारी को पूरे मन से स्वीकार करता हूं। तुम्हारा यह वादा कि उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दोगे, मैं यह वादा निभाऊंगा। उसकी आंखों में गहरी कृतज्ञता भर आती है और वह मुझे सहारा देकर खड़ा करता है। वे आ चुके हैं। मास्टर फू के इस जीवन के पुण्य बहुत अधिक हैं। दूसरे न्यायालयों के रीपर्स भी यहां दौड़े चले आए हैं। यह सामना बिल्कुल आसान नहीं होने वाला। 1 या 2 नहीं, कई लोग आ चुके हैं। दूसरे न्यायालयों के रीपर्स, तुम भी उनकी मौजूदगी महसूस कर सकते हो। उनमें से हर एक शक्तिशाली कल्टीवेटर है। ये साधारण रीपर्स नहीं है। 8वां न्यायालय आधिकारिक कार्यवाही के लिए यहां आया है। सभी असंबंधित लोग तुरंत हट जाएं। 8वां न्यायालय, वाह कितना प्रभावशाली। हम 9वें न्यायालय वाले तुम्हें अपने सम्मान के योग्य भी नहीं समझते। मास्टर, कितने लोग आए हैं?
दर्जन भर से भी ज्यादा घातक आवाएं महसूस हो रही हैं, और ये सिर्फ एक दल नहीं है। नौवां न्यायालय, फिर वही अभिशप्त नौवां न्यायालय। ये लोग सचमुच अंडरवर्ल्ड के नियमों की जरा भी परवाह नहीं करते। मेरे ही दरवाजे के बाहर, मेरी आंखों के सामने, इन्होंने 8वें न्यायालय के 5 लोगों को मार डाला, और अब भी ये पूरा पुण्य अपने लिए छीनना चाहते हैं। यह समूह यहां बातचीत करने नहीं आया है। मास्टर, मुझे जाने दीजिए, मैं उनका सामना करता हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह युवती बिना कोई आहट किए हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी साधना शायद मुझसे भी अधिक हो सकती है। मैं तुरंत बोल पड़ता हूं, यह हमारी अपनी है, अर्ली टीयर ग्रेट गोस्ट किंग। औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं। मास्टर फेंक साथ ही कल्टीवेटर ब्लैक को प्रणाम करते हैं। प्रिंस चू, 9वें न्यायालय के 7वें राजकुमार। इस बार ये लोग आत्मा को बलपूर्वक छीनने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को लेकर आए हैं। उसने पहले ही एक बैरियर फॉर्मेशन खड़ी कर दी है, जिसने तुम्हारे और घोस्ट गेट के बीच का हर संबंध पूरी तरह काट दिया है। अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा, उसके लिए भी नहीं। कुल कितने लोग हैं? 12, 2 लेट टीयर घोस्ट जनरल्स और 9 ग्रेट घोस्ट किंग्स। मैं प्रिंस चू को रोक सकता हूं, बाकियों का सामना तुम्हें खुद करना होगा। 9 ग्रेट घोस्ट किंग्स, तो फिर उन्हें मुझसे मिलने दो। मुझे 2 स्पिरिट स्टोन्स दे दो, थोड़ी देर में उनकी जरूरत पड़ेगी। मास्टर, ये वही भंडार हैं जो आपने मेरे लिए छोड़े थे, आप सब ले लीजिए। बस बाद में खुद को पूरी तरह मत जला डालिएगा। ब्रदर जूलियन, आप भी 2 ले लीजिए। निश्चिंत रहो लूना, अगर आज मैं इन 2 स्पिरिट स्टोन्स की मदद से इस संकट से बच गया तो तुम्हें इसका 10 गुना लौटाऊंगा। सच कह रहे हो? बिल्कुल सच। अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझे कुत्ता कहना। हाँ हाँ, ठीक है फिर। अगर तुम झूठ बोलो तो मैं तुम्हें कुत्ता ही कहूंगी। लूना, इस लड़ाई में तुम हिस्सा नहीं लोगी, तुम बैरियर के पीछे ही रहोगी। मास्टर, मैं भी एक कल्टीवेटर हूं। मैं भला ऐसे कैसे? वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती कि मास्टर उसे वहीं बेहोश कर देते हैं। मेरी बच्ची, तुम्हारा गुरु तुम्हें हमारे साथ अपनी जान जोखिम में डालने की अनुमति नहीं दे सकता। ब्रदर जूलियन, समय लगभग समाप्त हो चुका है, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो फिर एक रीपर के रूप में मेरी पहली लड़ाई अब शुरू होती है। गोस्ट कल्टीवेटर के रूप में आज मुझे खुलकर लड़ने का मौका मिलेगा। वाह, कितनी खूबसूरत नौजवान लड़की है। मेरे साथ चलो, शायद मैं तुम्हारी छोटी सी जान बख्श दूं। छे, तुम जैसे दरिंदे से तो मैं किसी सुअर के साथ भाग जाना ज्यादा पसंद करूंगी। हाँ हाँ, जंगली घोड़ी का पीछा करने का मजा ही कुछ और होता है। मैंने अपना इरादा बदल दिया है, अब मैं तुम्हें अपनी संगिनी बनाऊंगा। क्या तुम उसे संभाल सकती हो? ये हवस का मारा आदमी बदनाम रंगीन मिजाज है, लेकिन ताकत के मामले में मैं उससे किसी भी तरह कम नहीं हूं। इसे रोक कर रखना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। बहुत अच्छा, बस इसे उलझाए रखो। बाकी के 11 का हिसाब हम खुद करेंगे। अरे लंपट, क्यों ना हम कहीं और चलकर ठीक से मुकाबला करें। ये छोटा सा पहाड़ हमारी लड़ाई का असर नहीं झेल पाएगा। हाँ हाँ, तुम तो हर पल और भी दिलचस्प होती जा रही हो छोटी लड़की। चलो। जाने से पहले वो अपने आदमियों को आदेश देता है, इन दोनों को जल्दी खत्म कर दो। कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। निश्चिंत रहिए युवराज, अब यहां बस यही कुछ लोग बचे हैं, इन्हें खत्म करना ही बाकी है। लड़के, तुम्हारी हैसियत चाहे जो भी हो, आज तुम्हारी मौत यहीं तय है। मैं अपने भाई हैंगी का बदला लेने आया हूं। हैंगी, वही जिसने पिछली बार वोंग की आत्मा चुराने की कोशिश की थी, और वाइटी ने जिसे एक ही बार में खत्म कर दिया था। तो फिर उसका हिसाब मेरे नाम लिख लो। हैंगी वाइटी के हाथों मरा था, उससे मेरा क्या लेना देना? तुम्हारा 9वां न्यायालय सचमुच बेशर्म है। हर दिन अंडरवर्ल्ड के कानून का और ज्यादा अपमान करता जा रहा है। क्या तुम्हें जरा भी प्रतिशोध का डर नहीं? प्रतिशोध? हाँ हाँ, मेरी मुट्ठी से बड़ा कोई प्रतिशोध नहीं होता। यहां सिर्फ मेरी मुट्ठी ही कानून है। भाइयों, आक्रमण करो। आकाश निर्मल हो, धरती प्रकाशित हो, रूप से परे दिव्य शक्ति, यिन और यांग उलट जाए। हे वायु, वर्षा, गर्जन और विद्युत, प्रकट हो जाओ। अगले ही पल साफ आसमान में भयंकर गर्जना गूंज उठती है। बिजली की एक के बाद एक गिरी हुई प्रचंड चोट मानो सब कुछ चीर कर रखते। थंडर मैजिक, यह मास्टर फैंग की जीवित संसार की डाओइस्ट थंडर मैजिक है। उन्होंने अब तक अपनी असली ताकत पूरी तरह छिपा कर रखी थी। इस बूढ़े डाओइस्ट ने इतनी भयानक शक्ति छिपा रखी थी। यांग थंडर को इन थंडर में बदलने से उसकी शक्ति लगभग 30% कम हो गई है, लेकिन फिर भी इन्हें असली ताकत दिखाने के लिए यह पूरी तरह काफी है। आप तो कमाल हैं। इसे तो बस शुरुआत समझो, असली हमला अभी बाकी है। भाइयों, डरो मत, घेरा बनाओ, साथ मिलकर रक्षा करो। इस बूढ़े डाओइस्ट को दोबारा हम पर थंडर गिराने का मौका मत देना। वे सभी एक साथ इकट्ठा होकर घेरा बना लेते हैं, और हैरानी की बात यह है कि वे उस भयंकर बिजली को रोकने में सफल हो जाते हैं। मास्टर फेंक मन ही मन सोचते हैं, चालाकी भरा कदम,
साथ मिलकर खड़े होने से इन्होंने सचमुच मेरी थंडर मैजिक का असर रोक लिया। टिंग हुए, ली पिंग, तुम दोनों जाकर उस रीपर को खत्म करो। इस बूढ़े डाओइस्ट का हिसाब हम खुद करेंगे। जैसी आज्ञा। हम अभी जाते हैं। इतना कहकर वे दोनों सीधे मेरी ओर झपट पड़ते हैं। 2 मिड टीयर ग्रेट गोस्ट किंग्स और दोनों एक साथ मुझ पर हमला कर रहे हैं। मैं बिना एक शब्द बोले सीधे पलटवार कर देता हूं। लेट टीयर गोस्ट किंग, इसकी येलो स्प्रिंग्स टेक्निक वाकई काफी गहरी और शक्तिशाली है। लीपिंग फिर से हमला करता है। इस बार उनका वार सीधा मेरे सीने को चीर देता है। बात अब बहुत बिगड़ चुकी है। मैं ज्यादा देर तक टिक नहीं पाऊंगा। अगर यह लड़ाई लंबी चली तो मैं इन दोनों का सामना नहीं कर सकूंगा। उसी समय सिस्टम की चेतावनी गूंज उठती है। प्लेयर्स लाइफ इज इन क्रिटिकल डेंजर। कल्टीवेशन ट्रायल कार्ड सक्रिय करें। समय सीमा 30 मिनट। कल्टीवेशन बढ़ाकर अर्ली टीयर ग्रेट गोस्ट किंग किया जाएगा। लागत 50 एवोल्यूशन पॉइंट्स। मेरिट 10,000। अब मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। आखिर मैंने इतने दिनों से ये एवोल्यूशन पॉइंट्स ऐसे ही किसी पल के लिए तो बचाकर रखे थे। मैं दांत भींचकर इस सौदे को स्वीकार कर लेता हूं। एक्सचेंज सक्सेसफुल। कल्टीवेशन ट्रायल कार्ड एक्टिवेटेड। 30 मिनट की उलटी गिनती शुरू। मैं हाथ उठाकर सीधे मेरी ओर आते हुए हमले को एक ही झटके में उड़ा देता हूं। तुम दोनों अभी मुझे पीट कर बड़ा मजा आ रहा था, है ना? अब मेरी बारी है। ये हमें डराने की कोशिश कर रहा है। इतनी जल्दी गोस्ट एनर्जी कभी वापस नहीं आती। लीपिंग, चलो इसे अभी खत्म कर देते हैं। दोनों एक साथ मेरी ओर झपटते हैं। मैं बस एक हाथ उठाता हूं और अगले ही पल दोनों राख और धूल में बदल जाते हैं। अर्ली टीयर ग्रेट गोस्ट किंग। अब मैं भी एक ग्रेट गोस्ट किंग बन चुका हूं और 9 स्प्रिंग्स नेदरवर्ल्ड टेक्निक के साथ। तुम दोनों को कुचलना मक्खियां मारने से भी आसान है। उधर मास्टर फेंक की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वह लगभग गिरने की कगार पर पहुंच चुके थे। उनके स्पिरिट स्टोन्स भी लगभग खत्म हो चुके होंगे। तभी एक घातक हमला उनकी ओर बढ़ता है। मैं तुरंत उनके सामने पहुंचकर वह वॉर खुद झेल लेता हूं। ब्रदर जूलियन, तुमने यह कैसे? मैं डिंग हुई और लीपिंग दोनों को पहले ही खत्म कर चुका हूं। मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अभी संभाल सकता हूं। क्या आपके पास कोई आखिरी छिपा हुआ दांव बचा है? अगर है तो यही सही समय है। हाँ, मेरे पास एक अंतिम तकनीक है, थंडरस राथ। उसे तैयार होने में पूरा 1 मिनट लगता है, लेकिन उसके बाद उसका एक ही वार मेरी सारी शक्ति एक साथ छोड़ देगा। उस एक हमले के बाद मैं पूरी तरह खाली हो जाऊंगा। तो फिर इंतजार किस बात का? वह 1 मिनट मैं संभाल लूंगा। ब्रदर जूलियन, तुम्हारी शक्ति अचानक इतनी कैसे बढ़ गई? एक गुप्त तकनीक है, यह मुझे आधे घंटे के लिए ग्रेट घोस्ट किंग के स्तर तक पहुंचा देती है। अब और सवाल मत पूछिए, तैयार हो जाइए। बुरा हुआ वह अपनी अंतिम तकनीक तैयार कर रहा है। अभी इसी वक्त उसे खत्म कर दो। सभी एक साथ मेरी ओर टूट पड़ते हैं। 4 लेट टीयर ग्रेट घोस्ट किंग्स एक साथ हमला करते हैं। यहां तक कि मेरे मौजूदा ग्रेट घोस्ट किंग स्तर पर भी मैं बस किसी तरह उनका सामना कर पा रहा हूं। आखिरकार उनका संयुक्त प्रहार मुझे पीछे उछाल देता है। मैं जमीन पर गिर पड़ता हूं और मेरे होंठों से खून की पतली धारा बहने लगती है। पूरी ताकत लगाकर मैं बस इतना पूछ पाया, 1 मिनट। क्या 1 मिनट पूरा हो गया? मास्टर फेंक ने कुछ नहीं कहा। वह बस लगातार अपनी सारी शक्ति उस तकनीक में प्रवाहित करते रहे। हे गर्जन, अंधकार को चीर डालो, थंडरस रॉथ। अगले ही पल एक साथ अनगिनत बिजली की धाराएं आसमान से टूटकर गिरती हैं। लेकिन इतने भयानक हमले के बाद भी वे किसी तरह जिंदा बच जाते हैं। हा, आखिरकार मैं बच ही गया। बूढ़े डोइस्ट, क्या बस इतनी ही ताकत है तुम्हारी थंडर मैजिक में? इसकी तो गिनती भी नहीं होती। आज मैं खुद इस बूढ़े डाओइस्ट का सिर काटूंगा, लेकिन जैसे ही वह एक कदम आगे बढ़ता है, मैं उससे पहले ही उसे धराशायी कर देता हूं। तुम ये कब? क्या तुम भूल गए? पूरी लड़ाई के दौरान हम सिर्फ 2 लोग थे और सामने तुम सब थे। अगले ही पल वह भी हवा में विलीन होकर पूरी तरह गायब हो जाता है। सब कुछ खत्म होने के बाद मैं थककर जमीन पर गिर पड़ता हूं, तेज तेज सांसें लेते हुए, जैसे हर सांस मेरे शरीर की आखिरी ताकत समेट रही हो। यंग मास्टर, मैं वापस आ गई हूं। ब्लैकी, प्रिंस चू कहां है? वह निकम्मा लड़का सिर्फ बातें बनाना जानता था, अंदर कोई दम नहीं था। उसे खत्म करने में थोड़ी मेहनत जरूर लगी, लेकिन अब वह मर चुका है। यह सुनते ही मैं पूरी तरह सन्न रह जाता हूं। प्रिंस चू मर गया? 9वें न्यायालय का 7वां राजकुमार यहीं हुआ काउंटी की धरती पर मारा गया। यह मामला हम सबके लिए बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आने वाला है। सिद्धांतों की बातें बहुत हो गई। आओ अब पाम ठंडर चलाकर देखते हैं। मैं पहले कोशिश करती हूँ। ब्लैकी अपनी मुट्ठी कसकर भींचती है और धीरे से मंत्र बुदबुदाती है, पैम ठंडर। लेकिन कुछ भी नहीं होता। चारों तरफ अजीब सी खामोशी छा जाती है। एक बार फिर कोशिश करो।
पाल्म थंडर। इस बार ये सफल हो जाता है। बुरा नहीं, वाकई बुरा नहीं। कम से कम तुम इसे इस्तेमाल तो कर पा रही हो। इसमें बुरा नहीं क्या है? मुझे अच्छी तरह पता है कि अभी क्या हुआ। थंडर मैजिक में मेरी जरा भी प्रतिभा नहीं है। जो छोटी सी बिजली अभी निकली, वह मैंने अपनी पूरी अर्ली टीयर ग्रेट गोस्ट किंग कल्टीवेशन झोंकर जबरदस्ती पैदा की है। सिर्फ पाल्म थंडर की यह हुई एक चिंगारी निकालने में जितनी कल्टीवेशन खर्च हुई, उतनी शक्ति से तो मैं तुम्हारे जैसे किसी को पूरी तरह मिटा सकती थी। यह सुनकर मैं अपनी हंसी रोक ही नहीं पाता। फिर मैं पूछता हूं, अगर ऐसा है तो पाल्म थंडर चलाने की जरूरत ही क्या थी? वह मेरी ओर गहरी प्रशंसा भरी नजरों से देखकर मुस्कुराती है, क्योंकि ये बहुत कूल लगता है। उसका जवाब सुनकर मैं बस बेबस होकर हंस पड़ता हूं। अगले ही पल मैं खुद कोशिश करता हूं। पाल्म थंडर, मेरी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता। पहली ही कोशिश में यह सफल हो जाता है। हम्म तुम तुम्हारी थंडर सुनहरी है। सुनहरी? उसमें क्या समस्या है? मेरी बैंगनी थंडर यिन थंडर है। यही वो थंडर है जिसे रीपर्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन तुम्हारी सुनहरी थंडर यांग थंडर है। यांग थंडर शुद्ध और अडिग शक्ति का प्रतीक है। ये घोस्ट कल्टीवेटर्स को सीधे दबा देती है। लेकिन तुम जैसे एक यांग थंडर कैसे चला सकते हो? ब्रदर जूलियन, क्या आपने नहीं कहा था कि पिछले जन्म में आपने कभी शादी नहीं की? तो क्या सचमुच आपने पूरी जिंदगी ब्रह्मचर्य ही निभाया था? यह सुनते ही शर्म के मारे मेरा चेहरा लाल पड़ जाता है। पूरे 100 साल तक अछूते और पवित्र रहने का यही परिणाम है। यही तुम्हारे यांग थंडर की असली नींव है। जब इसकी साधना पूरी हो जाएगी तो ये अंडरवर्ल्ड का एक ऐसा विनाशकारी अस्त्र बन जाएगा जिसका कोई मुकाबला नहीं होगा। हा हा। अगले ही पल ब्लैक आई अचानक सोती हुई लूना की ओर एक बिजली छोड़ देती है। धड़ाम! बिजली का झटका लगते ही लूना तुरंत नींद से उठ बैठती है। वह झटके से कंबल हटाती है और बिस्तर से नीचे उतर आती है। मास्टर, ये तो बहुत गंदी चाल थी। आपने छिपकर हमला करके मुझे बेहोश कर दिया। मेरी बच्ची, तुम्हारे गुरु को बस यही डर था कि कहीं तुम्हें चोट ना लग जाए। देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूं, है ना? मास्टर, आपकी शिष्या आपको छोड़कर नहीं रह सकती। तुम्हारा गुरु हमेशा अपना वचन निभाता है। हुआ काउंटी मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं इन्हें साथ लेकर तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। लूना, तुम भी निश्चिंत रहो। क्या आप सचमुच मास्टर को वापस मुझसे मिलने लाएंगे? मैं अपना वादा निभाऊंगा। अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझे कुत्ता कहना। यह सुनते ही राहत के आंसू लूना की आंखों से बह निकलते हैं। इसके बाद हम वहां से विदा हो जाते हैं। उधर 9वें न्यायालय के शाही महल में महाराज 7वें राजकुमार की सोल लैंप बुझ चुकी है। किंग चू शांत स्वर में कहते हैं, वह तो मेरा एक निकम्मा बेटा था। उसकी मौत से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर सचमुच 10वां न्यायालय इसके पीछे है तो मुझे उनके दरवाजे तक सेना लेकर जाने का एक बेहतरीन बहाना मिल गया है। और वैसे भी इसी बहाने मैं 10वें न्यायालय की नई रानी को भी परख लूंगा। मैं देखना चाहता हूं, क्या उसके पास सचमुच कोई असली काबिलियत है या वह सिर्फ रानी बनने का नाटक करने वाली एक छोटी सी लड़की है। अंडरवर्ल्ड की घोस्ट एनर्जी उस पहाड़ की तुलना में कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। इस पूरे शहर में जिन जिन दुकानों के नाम की शुरुआत होम से होती है वे सभी मेरी हैं। ये आदमी पूरे अंडरवर्ल्ड के सबसे अमीर लोगों में से एक है। इसके साथ रहना शायद बिल्कुल भी बुरा सौदा नहीं होगा। उधर 10वें न्यायालय के शाही महल में रानी गहरी नींद में सो रही थी। हमें देखते ही वह तुरंत उठ बैठती है, अपने मुंह से लार पोंछती है और उत्साहित होकर बोल उठती हैं, भैया, आखिरकार आप वापस आ गए। दीदी ने आपको बहुत याद किया। मुझे याद किया या मेरे पैसों को? इस सवाल का सही जवाब शायद सिर्फ दीदी ही जानती हैं। दीदी, इस बार बहुत बड़ी घटना हो गई है। उनके चेहरे का भाव पल भर में गंभीर हो जाता है। क्या हुआ महाराज? मैंने ऐसे व्यक्ति को मार दिया जिसे मुझे नहीं मारना चाहिए था। तुमने किसी को मार दिया। मैंने प्रिंस चू को मार दिया। 9वें न्यायालय का 7वां राजकुमार प्रिंस चू, वही बदनाम रंगीन मिजाज राजकुमार? हाँ, वह 11 रीपर्स को साथ लेकर एक आत्मा छीनने आया था। मैंने जीवित संसार में उसे एक ही बार में खत्म कर दिया। आज मेरा मिशन मास्टर फेंक की आत्मा लाना था, लेट टीयर ग्रेट गोस्ट किंग, और मैं उन्हें अपने साथ वापस भी ले आया हूं। मास्टर फेंक झुककर महारानी को प्रणाम करते हैं। महारानी, अगर वह मर गया तो मर गया। वैसे भी वह एक निकृष्ट इंसान के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन वह बूढ़ा किंग चू अब तक अपने बेटे की मौत की खबर जरूर पा चुका होगा। उसके स्वभाव को देखते हुए वह निश्चित ही हमसे हिसाब चुकाने यहां आएगा। महारानी, यह सारी मुसीबत मेरी वजह से खड़ी हुई है। अगर बात बहुत आगे बढ़ जाए
तो मुझे उनके हवाले कर दीजिए। बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर उन्हें कोई दोषी नहीं मिला तो वह बूढ़ा किंगचू इस मामले को कभी शांत नहीं होने देगा। और अगर इसकी वजह से पूरा 10वां न्यायालय संकट में पड़ गया तो डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर सैनिक आएंगे तो हमारे सेनापति उनका सामना करेंगे। अगर पानी बढ़ेगा तो धरती बांध बनकर उसे रोक लेगी। जब तक ये 10वें न्यायालय की धरती है, मेरे किसी भी आदमी को कोई हाथ तक नहीं लगा सकता। इस पल से तुम सब एक बात हमेशा याद रखना, तुम में से कोई भी कभी हुआ काउंटी गया ही नहीं। तुम में से किसी ने भी कभी प्रिंस चू को देखा तक नहीं। हर बात से साफ इनकार कर देना, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या सबको समझ में आ गया? जी महारानी। उसी समय एक गूंजती हुई भारी आवाज पूरे महल में फैल जाती है। सुनूना चिन, बाहर निकलो और मुझसे बात करो। मुझे उम्मीद है कि तुम इतनी डरी हुई नहीं हो कि सामने आने की भी हिम्मत न बची हो। रानी धीरे से बुदबुदाती है। इतनी जल्दी पहुंच गया? भैया, आप में से किसी को भी इसमें पड़ने की जरूरत नहीं है। ये मामला दीदी खुद संभालेंगी। अगले ही पल वह सभा कक्ष से गायब हो जाती है और सीधा किंगचू के सामने प्रकट होती है। फिर वह अपने पीछे खड़े सैनिकों से कहती है, तुम सब पीछे हट जाओ, ये लड़ाई तुम लोगों के लिए नहीं है। इसके बाद वह किंगचू की ओर देखकर कहती हैं, ब्रदर चू, इतनी दूर चलकर मेरे 10वें न्यायालय में आए हो। क्या यह दोस्ती का दौरा है या लड़ाई करने आए हो? वाह, कितनी सुंदर छोटी सी लड़की हो तुम। मैं तो यहां जवाब मांगने और पुराना हिसाब बराबर करने आया था। लेकिन अब तुम्हें देखने के बाद क्यों ना हम इससे भी बड़ा सौदा करें। हमारे दोनों न्यायालय एक हो जाए। मैं राजा रहूं और तुम मेरी रानी बनो। फिर हम दोनों मिलकर 9वें और 10वें दोनों न्यायालयों पर शासन करेंगे। उसके बाद इस पूरे अंडरवर्ल्ड में ऐसा कौन होगा जो हमारी ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत करेगा? ब्रदर चू, आपका यह सपना कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है। जिसका मूत्राशय पूरी तरह भरा हुआ हो वह आगे आए और इस बूढ़े पर पेशाब करके इसे जरा होश में वापस लाओ। हा हा। लेकिन जिसे डायबिटीज हो वह बिल्कुल आगे मत आना। कहीं ऐसा ना हो कि इसे जरा सी भी मिठास चखने को मिल जाए। वह भला उसकी इतनी बेहुदा कल्पना को कैसे स्वीकार कर सकती थी? ये सुनते ही सारे सैनिक जोर जोर से हंसने लगते हैं। हा 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 हा। महारानी, मेरे पास तो बहुत है, मुझे ये काम करने दीजिए। हटो, ये काम मैं करूंगा। 3 बाहों की दूरी पर भी तेज हवा के खिलाफ मैं निशाना नहीं चूकता, और तुम हवा पीछे से चल रही हो तब भी अपने ही जूतों पर गिरा दोगे। कितनी शर्म की बात है। हा हा हा। जब तुम मेरे प्रस्ताव की कदर नहीं करना चाहती तो उसके बाद जो होगा उसका दोष मुझे मत देना। मेरा बेटा तुम्हारे 10वें न्यायालय की धरती पर मारा गया है। इसका जवाब तुम्हें देना ही होगा। मुझे एक जवाब चाहिए। जवाब जरूर मिलेगा। कोई जाकर हुआ काउंटी के प्रभारी रीपर को यहां लेकर आए। आओ और ब्रदर चू से मिलो। अगले ही पल मैं सबके सामने प्रकट हो जाता हूं। महारानी, मैं उपस्थित हूं। तुम एक मामूली लेट टीयर घोस्ट जनरल, मेरा बेटा तुम्हारे हाथों मारा गया। कैसी बेतुकी बात कर रहे हो ब्रदर चू? सच कहूं तो मुझे यह भी नहीं पता कि आपका बेटा आखिर मरा कैसे। वैसे आपका बेटा दिखता कैसा था? कहीं वह बहुत ज्यादा बदसूरत तो नहीं था? किंग चू का चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, क्या तुम्हें पता भी है मैं कौन हूं? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। मैं 10वें न्यायालय का रीपर हूं। मैं सिर्फ 10वें न्यायालय के आदेश मानता हूं। और तुम चाहे जो भी नए नवेले आदमी हो, मुझे तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुमसे मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। यह सुनकर किंग चू कुछ पल के लिए बिल्कुल निरुत्तर रह जाता है। तभी महारानी मेरे आगे आकर खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, ब्रदर चू, तुम्हारा बेटा कैसे मरा इस बारे में 10वें न्यायालय को कुछ भी नहीं पता। अगर जवाब चाहिए तो जाकर खुद जांच करो। बिना जरा सा भी सबूत लाए हमसे जवाब मांगना अपने आप में ही हास्यास्पद है। अच्छा, अगर तुम दोनों मेरे प्रस्ताव की कोई कदर नहीं करते तो उसके बाद जो होगा उसके लिए मुझे दोष मत देना। सोनूना चिन, चलो ऐसी जगह चलते हैं जहां कोई और ना हो। हम दोनों अपनी असली ताकत से फैसला कर लेते हैं, बिना किसी रहम के। ठीक है? लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने राजधानी के ऊपर लड़ाई की और मेरे किसी भी नागरिक का एक बाल भी बांका हुआ तो आज से मैं तुम्हारे 9वें न्यायालय का हर दिन एक शहर तबाह कर दूंगी। ठीक है? चलो। इतना कहकर दोनों वहां से दूसरी जगह की ओर निकल जाते हैं। बाकी सब लोग हैरानी से वहीं खड़े रह जाते हैं। सब लोग चिंता मत करो, मैं अभी खुद जाकर देखता हूं और तुम सबको सीधा प्रसारण दिखाऊंगा। इतना कहकर वह अपना हाथ आसमान की ओर उठाता है। अगले ही पल उसकी दृष्टि पूरे राजधानी शहर में फैल जाती है। मिरर एंड मून वाटर, यह बूढ़ा तो चलता फिरता कैमरा और प्रोजेक्टर दोनों ही है। यह देखकर मास्टर फेंक हैरानी से बोल उठते हैं,
अंडरवर्ल्ड की गुप्त तकनीकों की तो सचमुच कोई सीमा ही नहीं है। इसकी यह कला वाकई अद्भुत है। उधर दूसरी ओर किंग चू और सुनुना चिन के बीच भीषण युद्ध छिड़ चुका था। छोटी सी लड़की, तुम सचमुच कमाल की निकली। तुम में सच में एक राजा के योग्य शक्ति है। हाँ हाँ, अब तक तो मैं बस तुम्हारे सामने कमजोर बनने का नाटक कर रही थी। असलियत को समझने में तुमसे गलती हो गई। किंग चू मन ही मन सोचता है, ये पागल औरत मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक है। अगर लड़ाई इसी तरह चलती रही तो हम दोनों में से किसी को भी बढ़त लेने में घंटों लग जाएंगे। और अगर इस बीच इसके साथ ही मदद के लिए आ गए तो शायद यही मेरा अंत हो जाएगा। नहीं, मुझे कोई दूसरा रास्ता अपनाना होगा। ये सोचकर वह ऊंची आवाज में कहता है, बस आज के लिए यहीं खत्म करते हैं। मैं अपने बेटे की मौत की सच्चाई तक जरूर पहुंचूंगा। मैं अपने बेटे की मौत की सच्चाई खुद पता लगाऊंगा। अगर यह सचमुच 10वें न्यायालय से जुड़ा निकला तो इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। भागने की कोशिश कर रहे हो? क्या मैंने तुम्हें जाने की अनुमति दी थी? सुनूना चिन बिना जरा भी ढील दिए लगातार उस पर हमला करती रहती है। इधर पूरा जनसमूह खुशी से झूम उठता है। वाह वाह वाह, महारानी की जय। हमारी महारानी अद्भुत है। उन्होंने उस बूढ़े किंग चू को सीधे 9वें न्यायालय तक खदेड़ दिया। इस बार दीदी ने सचमुच कमाल कर दिया। उन्होंने एक ही लड़ाई में 10वें न्यायालय पर वर्षों से छाए निराशा के बादलों को हटा दिया। इतना ऊंचा उठ चुका लोगों का मनोबल यूं ही व्यर्थ जाने देना ठीक नहीं होगा। मैं ब्लैक की के पास झुककर धीरे से उसे अपनी योजना बताता हूं। मेरी बात सुनते ही ब्लैक आई प्रशंसा से बोल उठती है, यंग मास्टर, ये तो कमाल का विचार है। मैं अभी इसका इंतजाम करती हूं। सभी लोग ध्यान से सुनिए। हमारे बॉस ने मुझे आप सब तक एक संदेश पहुंचाने को कहा है। आज महारानी ने अपनी पूरी शक्ति दिखाकर एक भयानक शत्रु को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आज पूरा 10वां न्यायालय उत्सव मना रहा है। इस खुशी के अवसर पर आज पूरे दिन होम ब्रांड के सभी टैवर्न्स में खाना पीना बिल्कुल मुफ्त रहेगा और होम नाम की बाकी सभी दुकानों में हर सामान उसकी मूल कीमत के केवल 10% पर मिलेगा। वाह, यंग मास्टर की जय, यंग मास्टर की जय, यंग मास्टर की जय। भीड़ खुशी से झूम उठती है। ब्रदर जूलियन, तुम्हारे इस एक कदम ने पूरे होंगड़ू चैंबर ऑफ कॉमर्स को मुश्किल में डाल दिया है। उनमें से कोई भी 10% वाली इस बिक्री का मुकाबला नहीं कर पाएगा। चेयरमैन, क्या हमें भी यही करना चाहिए? क्या तुमने कभी हिसाब लगाया है कि 10% कीमत पर बेचने में कितना नुकसान होगा? ऐसा कदम सिर्फ वही उठा सकता है जिसके पीछे खुद महारानी का संरक्षण हो। हम ऐसी छूट देने की कल्पना भी नहीं कर सकते। गुस्से से उसका हाथ कांपने लगता है, यहां तक कि वह अपना प्याला भी ठीक से पकड़ नहीं पाता। चलो होम टावर नंबर 2 चलते हैं और वहां सबसे महंगे व्यंजन मंगाते हैं। जितना ज्यादा नुकसान करा सकें उतना अच्छा। उधर होम टावर लोगों से पूरी तरह खचाखच भरा हुआ था। चारों तरफ भीड़ ही भीड़ थी। सभी लोग घबराइए मत, सबके लिए जगह है। आराम से अंदर आइए, जरा संभलकर कदम रखिए। इसी बीच हम दोनों दीदी का हाल जानने के लिए शाही महल पहुंचते हैं। लेकिन पूरा सभा कक्ष खाली पड़ा था। दीदी अभी तक वापस नहीं लौटी। मेरे मन में हल्की सी चिंता उठने लगती है। तभी दीदी चौड़ी मुस्कान के साथ वापस आती हैं। हा हा, कितने समय बाद इतनी मजेदार लड़ाई लड़ने को मिली। वह बूढ़ा किंग चुप सचमुच सिर्फ एक डरपोक निकला। हाँ हाँ, तुम दोनों अभी तक यहीं क्या कर रहे हो? अगर कोई और काम नहीं है तो वापस चले जाओ। अब जब दीदी सकुशल लौट आई है तो तुम्हारा ये भाई भी निश्चिंत हो सकता है। इतना कहकर हम जाने के लिए मुड़ते ही हैं कि तभी जरा ठहरो। ये सुनते ही मैं वहीं ठिठक जाता हूं। लो, फिर शुरू हो गया। लगता है दीदी की नजर एक बार फिर मेरे पैसों पर पड़ गई है। भैया, इस बार जो कुछ हुआ, भैया, ये पूरा मामला तुम्हारी वजह से ही शुरू हुआ था। तो क्या तुम मेरे लिए अपनी कृतज्ञता जाहिर नहीं करोगे? अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी दीदी की इज्जत कहां रह जाएगी? दीदी, सीधे सीधे बता दीजिए, आपको कितने पैसे चाहिए? अगर पैसों की कमी है तो घुमा फिरा कर कहने की कोई जरूरत नहीं। अपनी दीदी को अपने भाई से बेहतर कोई नहीं जानता। सीमा पर मिलने वाले इनाम बढ़ा दिए गए हैं। पिछली बार जो 10 बिलियन तुमने मुझे दिए थे वे सब के सब खर्च हो चुके हैं। दीदी को कुछ महीनों तक काम चलाने के लिए एक और 10 बिलियन दे दो। मैं बिना कुछ कहे सीधे पैसे ट्रांसफर कर देता हूं। हर सिक्का भेजते समय मेरा दिल जैसे दर्द से भर उठता है। अब लगा तुम सचमुच मेरे सगे शपथ भाई हो। उसी समय सिस्टम की सूचना सुनाई देती है, बधाई हो प्लेयर, आपने एक हिडन क्वेस्ट पूरा कर लिया है। आज के संकट से जीवित बचने पर इनाम 50 एवोल्यूशन पॉइंट्स, प्रेस्टीज 10,000। मास्टर फैंग ने लूना की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। मैंने उनसे वादा किया था कि जब भी समय मिलेगा
मैं पहाड़ पर जाकर लूना से जरूर मिलूंगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों में इतने सारे काम आ गए कि मैं जा ही नहीं पाया। अब आखिरकार वहां जाने का समय आ गया है। कल रात सेज व्यू रेस्टोरेंट में हुए भोजन के बाद मास्टर फैंग की कल्टीवेशन की रुकावट टूट गई। अब वे पूरी तरह अपने ब्रेक थ्रू में लीन है। यंग मास्टर कल की लड़ाई ने 9वें न्यायालय में बहुत हलचल मचा दी है। अगले कुछ दिनों तक जब भी आप किसी मिशन पर जाएंगे, ब्लैक और मुझे पहले से भी ज्यादा सावधानी से आपकी रक्षा करनी होगी। मैं हिसाब किताब की किताब खोलकर देखता हूं, आज एक भी मामला नहीं है। अंडरवर्ल्ड में आने के बाद ये पहली बार है जब मुझे छुट्टी मिली है। मास्टर फेंक अपने ब्रेक थ्रू में व्यस्त हैं, इसीलिए वे मेरे साथ हुआ काउंटी नहीं जा पाएंगे। और मैं अच्छी तरह समझता हूं कि इसका क्या मतलब है। मानो स्वर्ग ने खुद मुझे लूना के साथ अकेले समय बिताने का अवसर दिया हो। वाइटी, मुझे 10 स्पिरिट स्टोन्स उधार दे दो। यंग मास्टर, आपको स्पिरिट स्टोन्स किस लिए चाहिए? मैं उन्हें जीवित संसार में एक उपहार के रूप में देने जा रहा हूं। जब मैं उन्हें वापस ले लूंगा तो तुम्हें 2 गुना लौटा दूंगा। वाइटी बिना एक शब्द कहे 10 स्पिरिट स्टोन्स मेरे हाथ में रख देती है। चलो डब्ल्यू काउंटी चलते हैं। वहां पहुंचकर मैं बैरियर फॉर्मेशन खोल देता हूं। लूना पूछती है, मास्टर क्या वे आपके साथ नहीं आए? मैं जवाब देता हूं, कल रात से वे गोस्ट सोवरेन स्तर तक पहुंचने के लिए ब्रेक थ्रू कर रहे हैं। इस समय वे अपनी साधना बीच में छोड़कर नहीं आ सकते। आज मेरे पास भी कोई सोल रीपिंग का काम नहीं है, इसलिए सबसे पहले तुमसे मिलने चला आया। सचमुच ये तो बहुत अच्छी बात है। आपके यहां आने भर से मैं पहले ही बहुत खुश हूं। ये लो 10 स्पिरिट स्टोन्स, जो तुम्हारा मुंह पर उधार है उसकी पहली किस्त समझो। बाकी के 40 जब इकट्ठे हो जाएंगे तो एक साथ लौटा दूंगा। 5 ही मेरे लिए काफी हैं। ये बहुत कीमती खजाने हैं। मैं जितना ज्यादा इस्तेमाल करूंगी उतने ही कम बचेंगे। और गाइज, आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके पूरा सपोर्ट दिखाइए। एक एक एपिसोड बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत और समय लगता है, इसीलिए वीडियो को जरूर हाइप करें। मिलते हैं अगले पार्ट में।